गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा, कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा हमने। कैटलिस्ट क्या था, वो सारा फिनोमेना जो था ना, कैटालाइसिस, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस और मैकेनिज्म जो था हेट्रोजेनियस कैटालाइसिस का, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी वहाँ। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास इसी में कैटालाइसिस में ही, वो है आपके पास एंजाइम। एंजाइम एंजाइम क्या कहते हैं? एंजाइम, ये एंजाइम बहुत बार सुने हमने, 10th क्लास में भी सुना है हमने एंजाइम, 9th क्लास में सुने हैं, विशेषकर बायोलॉजी में सुनते हैं चीजें कि एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम, तो एंजाइम्स आर आल्सो कैटलिस्ट बट आर बायो कैटलिस्ट। एंजाइम भी कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन कैसे कैटलिस्ट? बायो कैटलिस्ट, मतलब दे कैन कैटलाइज ओनली बायोलॉजिकल रिएक्शंस, ये केवल बायोलॉजिकल रिएक्शंस को ही कैटलाइज करते हैं। बायोलॉजिकल रिएक्शन को, बायोलॉजिकल जो रिएक्शन होती है, मतलब जो किसमें, ह्यूमन बीइंग में है, लिविंग बीइंग में है, जो लिविंग बीइंग में जो केमिकल रिएक्शंस है उन्हीं को कैटलाइज करते हैं। किसमें? लिविंग बीइंग में, ठीक है। जैसे पेड़ पौधे में या ह्यूमंस में या और दूसरे एनिमल्स में, इनमें जो रिएक्शंस है केमिकल रिएक्शंस, उनको कैटालाइज कौन करता है? एंजाइम करते हैं। तो दीज आर बायो कैटलिस्ट, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, दीज आर बायो कैटलिस्ट which catalyze biological reactions, and these are bio catalysts and are carried and are globular protein। globular protein, प्रोटीन ये दो तरह का था, ग्लोबुलर प्रोटीन हैविंग लार्ज मोलिकुलर मास, लार्ज मोलिकुलर मास, हैविंग लार्ज मोलिकुलर मास एंड फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन विद वाटर, कोलाइडल सॉल्यूशन विद वाटर। इस चीज को अच्छे से समझिए। एंजाइम बायो कैटलिस्ट होते हैं। पहली चीज, बायो कैटलिस्ट कौन से? जो बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करें। बायो कैटलिस्ट कौन से? जो बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करें। दूसरी चीज, एंड आर ग्लोबुलर प्रोटीन, प्रोटीन दो तरह के होते हैं, फाइबर्स और एक ग्लोबुलर। आगे आपको ये मिलेगा किस यूनिट में? बायोमोलिक्यूल्स नाम की यूनिट में, केमिस्ट्री में 12th क्लास में मिलेगा। लेकिन मैं आपको उससे पहले बता रहा हूं, प्रोटीन दो तरह के हैं, ग्लोबुलर एक फाइबर्स। फाइबर्स तो होते हैं थ्रेड लाइक, धागे की तरह के, और ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर होते हैं ग्लोब की तरह के, ठीक है, सफेरिकल जो शेप होगा एक तरह का शेप, ग्लोबुलर प्रोटीन है। हैविंग लार्ज मोलिकुलर मास, प्रोटीन का मोलिकुलर मास बहुत ज्यादा होता है, एंजाइम का मास ही बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन तो है ही, इनका मोलिकुलर मास ज्यादा। एंड फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन विद वाटर, और कोई भी लिविंग बीइंग है उसे पानी तो होगा ही, तो एंजाइम भी होंगे, तो वो एंजाइम और पानी, या फिर ये ग्लोबुलर प्रोटीन कर लीजिए, ये एंजाइम एक बात है, ये वाटर के साथ मिलकर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। अब ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होगा? ये नेक्स्ट आर्टिकल है, इसी से अगला आर्टिकल है कि ये कोलाइडल होते क्या है। 9th क्लास में जो पढ़ेगा अपना कोलाइडल, ठीक है, सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, ये तीन चीजें। तो ये कोलाइडल क्या है, अभी आ जाएगा कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन होता है किसके साथ? वाटर के साथ मिलकर। ये चीज, ये होता है एंजाइम, ये हम क्या कहते हैं? एंजाइम। ये एंजाइम होता है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, बायो कैटलिस्ट है, ज्यादा मोलिकुलर मास रखते हैं, और वाटर के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन। ये चीज आपके पास। उसके बाद में जो एंजाइम है, इनके एंजाइम के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूं आपको कि एंजाइम, जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, हमारी बॉडी में क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब इनकी एक तरह से मैं एप्लीकेशन बता रहा हूं उनका, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम है, जैसे हमारी बॉडी में हम खाना खाते हैं और उसको हम डाइजेस्ट कर लेती है हमारी बॉडी। कैसे करती है? क्योंकि हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, हमारी बॉडी में एंजाइम होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, जो उसको भोजन को पचा देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। मान लीजिए हमारी बॉडी में क्या नहीं होते? डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते। हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट नहीं होते? डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते। तो बड़े ध्यान से सुनना आपको, हमें एक सिंगल मील फूड कौन सा होता है? जो दुकान में रखा हुआ है,
ठीक है। और मील कौन सा होता है? जो हमारे सामने रखा हुआ भोजन है, वो फूड भी भोजन होता है। मील कौन सा होता है? जो हमारे सामने थाली में रखा होता है, जिसे हम अभी खाने वाले हैं, मील। एक सिंगल मील को, एक भोजन के एक छोटे टुकड़े को, जैसे मैंने ब्रेड वगैरह, रोटी वगैरह लगाया दही के साथ या सब्जी के साथ, और उसे खाने वाले छोटे टुकड़े को सिंगल मील हो गया, एक टुकड़े को खाने के लिए। अब वो टुकड़ा खा लिया हमने, उसको पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, यदि हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है तो हमें 50 साल लगते हैं। यदि हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते तो हमें भोजन के एक छोटे टुकड़े को, एक सिंगल मील को डाइजेस्ट करने के लिए 50 साल लग जाते। अब इमेजिन करो, आप भोजन के कितने टुकड़े खाते हो एक दिन में, और उनको आप डाइजेस्ट करते हो, क्योंकि हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम है। कितना जल्दी वर्क करते हैं वो, कितना फास्ट वर्क करते हैं वो, कितने ज्यादा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं वो, ट्रांसफॉर्म करते हैं वो, कितने ज्यादा को प्रेजेंट नहीं होता डाइजेस्टिव एंजाइम, तो एक मील को पचाने के लिए 50 साल लगते। और हम सारे दिन में कितने मील, हजारों मील खाते हैं दिन में, और हम उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो ये क्या थी? ये इसका एप्लीकेशन था एक तरह का, इसकी यूटिलिटी थी, ये बताना था कि नहीं ये क्या काम आता है, क्यों जरूरी है हमारे लिए पढ़ना एंजाइम। ये था आपके पास एग्जांपल है एंजाइम के। एंजाइम की डेफिनेशन याद रखें, एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट, दे कैन कैटलाइज ओनली बायोलॉजिकल रिएक्शंस and are globular protein having high molecular or large molecular mass and form colloidal solution with water के साथ colloidal solution बनाते हैं, ये होते हैं, ठीक है, क्या? एंजाइम। अब एग्जांपल है एंजाइम के, जैसे C12H22O11, ये क्या है? केन शुगर है, सुक्रोज है, वाटर के साथ, किसकी प्रेजेंस में? इनवर्टेज नाम का एंजाइम है। इनवर्टेज नाम का एंजाइम किसमें कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में, ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। किसमें? ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। दूसरा जैसे NH2CO, NH2, ये क्या होता है? यूरिया होता है, यूरिया, NH2CO, NH2, ठीक है, वाटर के साथ मिलकर किसकी प्रेजेंस में? यूरीज नाम का एंजाइम है। यूरीज नाम का एंजाइम है, किसमें बदल रहा है? अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसको यूरिया को अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा है। कौन? यूरीज नाम का एंजाइम, यूरीज। ये एग्जांपल, जैसे 2 एग्जांपल लिखने चाहिए। ये है आपके पास, या मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता कौन? लैक्टोजोबेसिली एंजाइम है आपके पास, वो। तो ये है आपके पास, जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कहते हैं, केन शुगर है, सुक्रोज है, सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदलता है इन्वर्टेज। यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है यूरीज नाम का एंजाइम। ये है आपके पास, ये एग्जांपल लिखे, एंजाइम और उसका एग्जांपल, एंजाइम की डेफिनेशन और उसका एग्जांपल, ये चीजें होंगी आपके पास। अब उसके बाद में जैसे कि कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी हमने, वैसे ही किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स? एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स, एंजाइम का डेफिनेशन और उसके एग्जांपल, और जो चीजें बतानी थी बताई मैंने आपको। अब ऐसे ही एंजाइम की क्या है आपके पास? एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता जो है आपके पास यहाँ किसका? एंजाइम का कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, पहला वही चीज, एक्टिविटी थी यहाँ एफिशिएंसी लिखिए। इसमें कैटलिस्ट की एक्टिविटी लिख रहे थे, यहाँ इसी का लिख लीजिए एफिशिएंसी। एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट, एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट। एफिशिएंट होते हैं, क्यों एफिशिएंट होते हैं? मींस only one molecule of enzyme, only one molecule of enzyme can transform
मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट का लीजिए कि एंजाइम का एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म मिलियंस मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के मिलियन मॉलिक्यूल्स को, मिलियन मॉलिक्यूल्स को, इसके रिएक्टेंट के, कौन, एंजाइम का, एंजाइम का एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के मिलियन मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये चीज आपके पास, ठीक है, इतना एफिशिएंट है ये, इतना ज्यादा एफिशिएंट है। जैसे वो रेट ऑफ रिएक्शन को कितना गुना बढ़ा रहा था कैटलिस्ट, 10 टू पावर 12 टाइम्स, और एंजाइम कितना बढ़ाएगा, 10 टू पावर 20 टाइम्स, 10 टू पावर 20 टाइम्स। याद रखें इस चीज को, जो वर्बली बोल रहा हूं। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को 10 टू पावर टाइम्स, 10 टू पावर 12 टाइम्स बढ़ा रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा था, स्पीड अप कर रहा था। और ये कितना करेगा केमिकल रिएक्शन की रेट को, 10 टू पावर 20 टाइम्स, और एंजाइम ये आपके पास एफिशिएंट है। तो एंजाइम बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। दूसरा स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। एंजाइम कैसे होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं नेचर में। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, हाईली स्पेसिफिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं नेचर में हाईली स्पेसिफिक, मतलब जैसे वन कैटलिस्ट कैन कैटलाइज ओनली वन रिएक्शन, इसी तरह से एंजाइम भी, वन एंजाइम कैन कैटलाइज ओनली वन बायोलॉजिकल रिएक्शन। एक कैटलिस्ट एक केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है, ऐसे ही एक एंजाइम एक केमिकल रिएक्शन को ही कैटलाइज करेगा, क्योंकि एंजाइम भी तो कैटलिस्ट होता है, बस वो बायो कैटलिस्ट है, तो बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। किसको, केवल एक को। जैसे यूरिया को किसमें, अमोनिया में, और कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कन्वर्ट करता था, यूरीज कन्वर्ट करता था। ये बात बताई मैंने आपको अभी अभी। अब मान लीजिए आप ये यूरिया की बजाय एन मिथाइल यूरिया ले लें, आप एन मिथाइल अमीन कोई ले लें, या कोई एमाइड ले लें, कोई दूसरा एमाइड ले लो आप, और उसको अमोनिया में कन्वर्ट करना है, तो यूरीज इसके ऊपर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यूरीज इसको कन्वर्ट नहीं करेगा एमाइड को अमोनिया में, यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करवाने के लिए यूरीज की जरूरत है। अब आप ये समझेंगे कि जितने भी एमाइड है, क्योंकि यूरिया भी एक तरह का एमाइड है, दूसरे एमाइड है वो कोई यानी सब्स्टिट्यूटेड एमाइड जो है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेंगे आपको ये, इनको अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए यूरीज की जरूरत, मतलब यूरीज काम नहीं करेगा उनके ऊपर, कोई दूसरा जो है ना वो कैटलिस्ट काम करेगा वहां, यूरीज काम नहीं करेगा, यूरीज इसके ऊपर फेल हो जाएगा। तो मतलब एक एंजाइम एक बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, दूसरी रिएक्शन के ऊपर वो फेल हो जाएगा। याद रखें, जैसे यूरिया को यूरीज मतलब अमोनिया में, अब यूरिया के जैसे ही होते हैं अमाइड या अमीन्स, यूरिया के जैसे होते हैं, अब वो क्या करेंगे कि ना अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए यूरीज की जरूरत नहीं, यूरीज काम नहीं करेगा उनके, एमाइड, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड होते हैं। जैसे यूरिया तो आपने सीधा क्या लिख दिया, NH2CONH2, ये यूरिया है, एक कोई एमाइड लिख रहा हूं मैं, एमाइड है RCONH2, R अल्काइल ग्रुप होता है, CH3 C2H5 C3H7, ये क्या हो गया, एमाइड है आपके पास RCONH2, और ये NH2CONH2 ये क्या था, यूरिया था। तो इस एमाइड को अमोनिया में बदलने के लिए यूरीज फेल हो जाएगा इसके ऊपर। तो स्पेसिफिक एंजाइम कैसे होता है, स्पेसिफिक, एक बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर देंगे, स्पेसिफिक, ठीक है, ये चीज आपके पास, ये करना आपको स्पेसिफिसिटी में। उसके बाद में थर्ड एक्टिव, एक्टिव अंडर, एक्टिव हाईली एक्टिव लिख लीजिए, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, बहुत ज्यादा काम करेंगे, हाईली एक्टिव होंगे, किस पर, एक टेम्परेचर की रेंज में, जैसे वो रेंज है 298 से 310 केल्विन, 298 केल्विन से 310 केल्विन तक, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से कितना, 37 डिग्री सेल्सियस तक। जो ह्यूमन बॉडी का
नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 से 37 के बीच में अच्छे से अच्छा काम करेगा एंजाइम। जैसे बुखार है, हमें बुखार में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस ऊपर बढ़ जाएगा, तो वहां एंजाइम काम नहीं करेगा अच्छे से। बुखार तभी तो होता है जब हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने वाले जो एंजाइम होते हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही अच्छे से, तो इसलिए एंजाइम क्यों नहीं होता रही, क्योंकि एंजाइम अच्छे से काम नहीं कर रहा। एंजाइम अच्छे से काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 37 से ऊपर बढ़ गया। बुखार हो रहा है हमें, तो बुखार है तो 37 से ऊपर है टेम्परेचर हमारा बॉडी का। तो ये कब काम करते हैं अच्छे से, एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव कब होते हैं, जब बॉडी का टेम्परेचर या ऑप्टिमम टेम्परेचर कह लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक हो। ह्यूमन बॉडी का स्टैंडर्ड टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस और नॉर्मल टेम्परेचर था 37 डिग्री सेल्सियस। ये चीज आपके पास, तो कहां काम अच्छे करेंगे ये एंजाइम, जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक हो। बता दिया, मैं अच्छे समझाया आपको, सुने बड़े ध्यान से जो चीज वो बोल रहा हूं आपको बार बार। फोर्थ, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच वैल्यू भी बॉडी का पीएच वैल्यू भी कैसा होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए। ऑप्टिमम का मतलब बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए एंजाइम के लिए, उतना ही होना चाहिए जिसके ऊपर अच्छे से अच्छा वर्क कर सके। तो ऑप्टिमम पीएच के ऊपर भी अच्छा वर्क करेंगे। मतलब ह्यूमन बॉडी जो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन, उसका पीएच होता 5.7, तो 5.7 पीएच तक अच्छे से काम करेंगे। मतलब 5 से 7 भी कह सकते हैं आप, ठीक है, मतलब 5 से 7 पीएच तक। और मैंने ऊपर वाला क्या लिखा है 5.7, तो 5.7 भी कितना होगा 5 से 7 के बीच में, ठीक है। तो 5.7 क्या होगा हीमोग्लोबिन का पीएच, उसके ऊपर अच्छा वर्क करेंगे। और 5 से 7 पीएच मतलब ना तो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए ना ज्यादा बेसिक होना चाहिए, मतलब लगभग न्यूट्रल टाइप होना चाहिए हमारे बॉडी का पीएच, तब उसके ऊपर अच्छे से अच्छा वर्क करेंगे। और हमारे हीमोग्लोबिन का पीएच कितना होता है 5.7, तो 5.7 और ये दोनों चीजें लिखी मैंने 5.7 और 5 से 7, 5.7 होगा ना तो वो 5 और 7 के बीच में है, तो अच्छा वर्क करेंगे वहां जाएंगे, हाईली एक्टिव होंगे वहां। ये चीज आपके पास। और फिर फिफ्थ जो लास्ट है एंजाइम कोएंजाइम का लीजिए, उसको आप सीधा इसको एंजाइम को साफ करके कोएंजाइम लिख दीजिए, या फिर एंजाइम इनिबिटर लिखना पड़ेगा मुझे, नहीं तो कोएंजाइम एंड पॉइजन, एंजाइम पॉइजन भी कह सकते हैं आप। जैसे कैटलिस्ट में आपने क्या पढ़ा था, कैटलिस्ट में आपने कैटालाइटिक पॉइजन और कैटालाइटिक प्रमोटर पढ़ा था। प्रमोटर कौन से थे, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। ऐसे ही कोएंजाइम क्या होगा, एंजाइम इनिबिटर का हो, कोएंजाइम का हो, ठीक है। कोएंजाइम कौन से होते हैं, जो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करें, एंजाइम की एफिशिएंसी को बढ़ा दें। जो मेटालिक आयन होते हैं किसी बायोलॉजिकल रिएक्शन, जैसे हमारी बॉडी में कैल्शियम का आयन है, सोडियम का आयन है, पोटेशियम का आयन है, ठीक है, मेटालिक आयन जो प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं, मतलब एंजाइम की हेल्प करेंगे, वो होते हैं कोएंजाइम। और कौन होते हैं वो, मेटल आयंस, जैसे ट्रांजिशन मेटल के आयन, अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल के आयंस, ये होते हैं कोएंजाइम, जो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। पॉइजन कौन से होते हैं, जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे, जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे, जो एंजाइम के वर्क में क्या करेंगे, रुकावट डालेंगे, हिंड्रेंस करेंगे या रिटार्ड करेंगे, एंजाइम की एक्टिविटी को घटाएंगे, वो होते हैं पॉइजन। वो क्या होते हैं, पॉइजन। ये थे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, एंजाइम के। एफिशिएंसी कितना एफिशिएंट होता, बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, स्पेसिफिक होता है नेचर में, ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा वर्क करेगा, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ज्यादा काम करेगा एंजाइम। पीएच कितना होगा ये याद रखें। कोएंजाइम और पॉइजन क्या होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, एंजाइम की। ये है आपके पास। उसके बाद में क्या होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में आपके पास होगा क्या, मैकेनिज्म, एंजाइम का मैकेनिज्म।
एंजाइम का मैकेनिज्म। और एंजाइम का मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे काम करते हैं। जो आपके पास ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी थी या इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी थी, उसी के अकॉर्डिंग है ये इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। जैसे क्या था, स्टेटफास्ट में क्या करेगा, एंजाइम प्लस एस से क्या होता है, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब रिएक्टेंट। रिएक्टेंट 11th में पढ़ा था अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। ई स्टैंड फॉर एंजाइम। मिलकर क्या बना देंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट क्या बना देंगे, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बना देंगे। अब स्टेप 2 में क्या होगा, फिर स्टेप 2 में क्या होगा, ये एंजाइम सबस्ट्रेट है, ये डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में। एंजाइम और कैटलिस्ट में तो रीजनरेट होंगे, फिर रीजनरेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंजाइम का रीजनरेट होगा, हो जाएगा, फिर से मिल जाएगा, प्लस प्रोडक्ट अलग बन जाएगा आपके पास ये प्रोडक्ट। ये 2 स्टेप होंगे। पहले स्टेप में इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलकर, एंजाइम सबस्ट्रेट। फिर वो एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा अलग अलग, बिल्कुल। ये है आपके पास, ये करना है हमें, ये बात था। अब इसका एक और की एंड लॉक सिस्टम, मैकेनिज्म का एक और टाइप, और कौन सा है वो, की एंड लॉक। की एंड लॉक, की एंड लॉक चाबी है। जैसे चाबी आपके पास, ये चाबी है आपके पास, प्लस चाबी क्या होगा आपके पास, एंजाइम होगा। लॉक क्या होगा आपके पास, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट होगा। ये आपके पास रिएक्टेंट होगा, तो इस तरह की ये चाबी इसके अंदर आ जाए। ये क्या होगा, की, ये क्या होगा आपके पास, लॉक। अब की और लॉक क्या हो जाएंगे दोनों, ये देखो चाबी लगा देंगे हम यहाँ, तो चाबी जैसे ही लगाएंगे हम यहाँ, ये चाबी देखो ये ऐसे फंस जाएगी यहाँ, ये ऐसे लगाते हैं हम लॉक के अंदर चाबी। फिर क्या होगा, ये चाबी मतलब जो एंजाइम था वो एंजाइम तो अलग हो जाएगा वापस से, प्लस प्रोडक्ट जो है यहाँ, प्रोडक्ट ये इस शेप का, ठीक है, ये प्लस ये इस शेप का, ये प्रोडक्ट जो है ना वो अलग बन जाएगा। ये होगा आपके पास, ये की एंड लॉक सिस्टम। की एंड लॉक सिस्टम बिल्कुल इजी है, ये देखते याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चाबी लॉक के अंदर लगती है, लगा देते हैं हम, देखिए कैसे लग गया, बिल्कुल, क्योंकि चाबी एंजाइम जो है ना वो ऐसे लगेगा। और ये है किस तरह से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि ये क्या होते हैं, कुछ एक फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एंजाइम एक फंक्शनल ग्रुप होता है, वो ड्रग वगैरह के साथ मिलकर, ठीक है, वो बिल्कुल उसी तरह का फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो ढूंढेगा जिसको जरूरत है, वैसा ही जाके उसके साथ अटैच हो जाएगा और फिर रिएक्शन को कैटलाइज करके अलग हो जाएगा। ये होता है, वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कार्बोक्सिलिक है, ठीक है, सल्फाइड है आपके पास, यहाँ कौन सा इंटरेक्शन डाइपोल डाइपोल है, वो किस तरह का है वो, ये जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ में आएगा चीज, बायोमोलिक्यूल्स में, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, ठीक, आगे की यूनिटें हैं। ये आपके पास इसका मैकेनिज्म, ये है आपके पास मैकेनिज्म, ये काम करना आपको। ये था एंजाइम का पूरा आर्टिकल, इतना काम करना आपको आज के लिए।